तो रवीश ये बताओ, अभी अडानी ने एक्वायर किया, जिस दिन आपने इस्तीफा दिया शायद उसी दिन पुण्य राय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया, एक दिन पहले, एक दिन पहले दिया। तो आपने इस्तीफा दिया, आपको अभी कहा तो गया नहीं था अडानी की तरफ से? ये उनके लोग कह सकते हैं कि हमने कहा था? वो कौन है ये तो हम जानते हैं ना। वो कौन है ये तो हम जानते हैं, या हम नहीं जानते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए ना कि वो कौन है। इसलिए मैंने वो गोदी सेठ और सेठ का फर्क बता दिया था उस वीडियो में, तो किसी को भी देख लेना चाहिए। तो इसलिए वो हर टेक ओवर को एक चश्मे से मत देखिए फिर। तो गोदी सेठ के नाम जो मैसेज दिया आपने, संदेश दिया, तो मीडिया के सभी गोदी सेठों के लिए है। हाँ, जो भी है, लेकिन ये फिलहाल उन्हीं गोदी सेठ के लिए है अगर देखें प्रतीकात्मक तौर पर, क्योंकि आखिरी गोदी सेठ अभी वही है जिन्होंने लिया, बाकी एक गोदी सेठ ने ज्यादातर चैनल में इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है। तो जो आपने कहा, जिसमें एक बात आपने, रवीश ने कहा कि इस देश की महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे, इसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख दे तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा कि सेठ की सारी दौलत चवन्नी बन जाएगी। आप जानते हैं 4 आने की ताकत क्या है? गांधी ने जब गांधी जुड़ते हैं तो उसकी सदस्यता 4 आने की थी। तो उस 4 आने ने इतनी ताकत दी लोगों को और आजादी के संदेश को घर घर में पहुंचा दिया, और हर आदमी आजादी की लड़ाई का स्टेक होल्डर बन गया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, जो अलग संगठन बनाकर अलग कदम ताल कर रहे थे। तो ये उस 4 आने की ताकत है, उस चरन्नी की, जो अब दिखता नहीं, जो अब है नहीं, जो अब तो आउट ऑफ, मतलब चलन से बाहर है। अब तो 2000 चल रहा है, वो भी पता नहीं कब आउट हो जाए। तो ये जो चल रहा है ना कि हर चीज ताकत से खरीद लेंगे, पैसे से खरीद लेंगे। जनमत को इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बुला के पैसा झोंक के हवा को इधर से उधर कर देंगे। कोई चुनाव होगा तो आफ्ताब आ जाएगा, कोई चुनाव आएगा तो हिजाब पर मुद्दा आ जाएगा। तो वो सफलता तो मिल रही है उसमें, लेकिन हर समय आप पब्लिक के स्वाभिमान को ना, आप उसको जूता मत मारिए। ये गजब जनता है, इसको पता है कि ठोकर क्या है और हत्या क्या है। इसको वो बहुत तरह के जख्म बर्दाश्त कर लेती है, पर कुछ चीज है उसमें जहां आने के बाद वो ना कह देती, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे जैसे पत्रकार आएंगे जाएंगे, आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसी वीडियो में रवीश आपने कहा, अपने जनता का जिक्र किया, उस पर भी 1-2 सवाल आगे करूंगा। उसी वीडियो में आपने कहा कि गोदी सेठ बिजनेस करे, लेकिन इस लोकतंत्र का बिजनेस न करे, सूचनाओं का बिजनेस न करे, देश की शान से खिलवाड़ न करे। तो एक तरह से सीधे सीधे आप चुनौती दे रहे हैं सेठ को, और उस सेठ को उन सेठों की याद दिला रहे हैं जो जीडी बिरला जैसे थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, या गांधी से जिनके रिश्ते थे, और 1947 से पहले और बाद के दिनों में चाहे JRD टाटा हो। तो दोनों सेठ में काफी फर्क है। ये सेठ तो हर जगह कब्जा करना चाहता है, हर जगह रहेंगे। मैं कोई बिजनेस विरोधी नहीं हूं, मैं तो खुद ही लोगों से कहता हूं कि ये एक बहुत क्रिएटिव रचनात्मक काम है, और अगर आप इसको रचनात्मक तरीके से करें तो आप कुछ भी दुनिया में रच सकते हैं, है ना। तो और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उसमें ये भी फर्क किया हुआ है कि बहुत सारे लोग अब जैसे जौनपुर से कोई इमरती लेकर आया, बेनी प्रसाद की इमरती 1855 से चल रही है, तो वो रचनात्मक कार्य है ना। तभी तो 1855 से लेकर अभी तक वो इमरती कायम है, उसका वजूद कायम है, उसका ब्रांड कायम है। तो ऐसे बिजनेसमैन लोग भी हैं। लेकिन अगर आप मीडिया के स्केप को देखिए तो वो बार बार बताने की तो ज़रूरत है, और ये बात लोग क्यों नहीं कहता है, मुझे इसकी बहुत हैरानी होती है। मुझे लगता है कि मैं कह देता हूँ, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब आपको जेल में डालना है डाल दीजिए, आप मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते, आपकी मर्जी है। हमने अपनी बात कह दी है। अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाकर इस लोकतंत्र पर और भारत माता पर अगर आप कोई गिल्ट डालना चाहते हो, अपराध बोध डालना चाहते हो, तो आपकी मर्जी।
हमने अपने हिसाब से अपनी सेवा कर दी, अपनी बात रख दी। मेरे मन में जो ख्याल आया कि ये लोग धंधा करने लगे हैं, ये लोग पहले से भी होता रहा है, मैं इसको लेके कोई ये नहीं हूं, लेकिन अब जो हो रहा है ना, वो पहले से चली आ रही चीजों से हर बार मिला के मत देखिए। आप देखिए कि कितनी रिपोर्टिंग बंद हो गई है, अखबार तक में भीतर, मिनिस्ट्री के भीतर तक की बहुत सारी सूचनाएं बंद हो गई हैं। सब ट्विटर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत कम एक्सक्लूसिव खबरें हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर बने हैं ट्विटर पर, जो न्यूज़ एंकर हैं वहाँ पर, आप देखिए कि जब आर्टिकल 14 या स्क्रोल या वायर पे कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आती है, कोई ट्वीट नहीं करता है। अब आप इसी से देख लीजिए कि वॉशिंगटन पोस्ट पर जो खबर आई है अदानी के बारे में, उसको कितने बड़े बड़े एंकर ट्वीट कर रहे हैं, कर सकते हैं वो। तो चुटकुला वाला वीडियो लगा दीजिए जिसका 1 लाख विजुअल आ जाए, फालतू का कुछ पीएम के काफिले के बीच में एम्बुलेंस का लगाइए, ये सब हल्का फुल्का कर लीजिए आप। लेकिन जहां सीरियस बात है, तो ये डर क्यों है? क्या हमें ऐसा देश चाहिए कि हम डरपोक बन जाए? हम तो कभी भी नहीं थे, क्यों चाहिए? तो हमने एक सवाल के तौर पे छोड़ दिया। अगर ऐसा देश चाहिए तो ले लीजिए, फिर मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, वो डर पर भी आगे सवाल, क्यों नहीं वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी शेयर कर सकते? करके देखिए ना। स्टैन स्वामी की रिपोर्ट आई है, उसको क्यों नहीं आप शेयर करते हैं? बिल्कुल। और कैसे उनकी डेथ हुई, एक सिपर उनको नहीं दिया गया। और एनआईए उसके अगेंस्ट था। लैपटॉप में कितनी बार वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी है। कोर्ट ने संज्ञान, कोर्ट तो लेना चाहिए था कि कितनी सीरियस बात है ये। बार-बार इस तरह की रिपोर्ट क्यों आ रही है कि लैपटॉप में बाहर से कुछ, बाहर से उनके लैपटॉप में, आपके फोन में ये सब चीजें कल प्लांट कर दी जाएं और 4 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए कि हम कोई देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो सामने ही हुआ ना ये सारी चीजें, और ये टेक्नोलॉजी से संभव है, तो इस देश में बहस क्यों नहीं हो रही है? बड़े बड़े एंकर देख रहे हैं, उन्होंने उस खबर को हाथ तक नहीं लगाई, ये डरे हुए हैं। और वो ज्ञान देंगे हमारे ऊपर और जर्नलिज्म पे। तो ठीक है, आप जर्नलिज्म में हैं, सबको ही है, सबको ही रहेगा, जैसे जैसे रहेगा। मेरी जितनी समझ थी, हमने समय पे हिसाब से बोला। मेरी भी बहुत सारी कमियां हैं, आप उससे बहस करते रहिए, बात कीजिए, ठीक है। अब हम पूर्व पत्रकार हैं। नहीं, पूर्व पत्रकार नहीं हो आप, डिजिटल पत्रकार हो। हम तो डिजिटल पत्रकार, आने वाला समय अब डिजिटल का है। अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने आसमान की तो बात ही नहीं की, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसे भी आप सरकार से सवालों का सिलसिला आपने कई साल चलाया, लेकिन आप 2014, 15, 16, 17 के उनके वायदों की ही लिस्ट आप देख लो तो 100 स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था, गंगा सफाई हो जानी चाहिए थी। कंपटीशन हुआ था मेरठ में। लोग आइडिया देने लगे थे कि उनके स्मार्ट सिटी में क्या क्या होगा, और अखबारों में छपा करता था कि स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता, और यार लोग जा रहे सीरियसली। तो अब जाकर उन अखबारों को अगर आप निकालिए कि मेरठ के अमर उजाला में स्मार्ट सिटी को लेकर कैसी कैसी कल्पनाएं चल रही थी, अंत में क्या हुआ? बिहार में भी था, मुजफ्फरपुर और लेकिन रवीश, फिर बात तो ये है ना कि वो 100 स्मार्ट सिटी हो, गोद लिए हुए गांव, आपको याद होगा कि आदर्श गांव कहा गया, आदर्श गांव गोद लेंगे, गोद लिया भी, छोड़ भी दिया। आज वो गोद लिया हुआ गांव किस हाल में है, नहीं है। कम से कम उनके सांसद तो बना देते। सही बात है। तो वो ऐसी लिस्ट लंबी है रवीश, लेकिन इन सवालों को आप उठाएं या डिजिटल पर कोई उठाए या हम जैसे लोग उठाएं, लेकिन जनता क्या गंभीरता से ले रही है, ज्यादा बड़ा सवाल है। और उन सवालों के आधार पर जनता को राय शुमारी या राय बना रही है, ये और बड़ा सवाल। ये लड़ाई है। जनता को नेता अपनी तरफ से एक अलग दिशा में ले जाना चाहता है, साहित्यकार जनता को एक अलग तरीके से संवेदनशील बनाना चाहता है। उसी बीच में कोई फिल्मकार आ जाता है जो बहुत तरह की अश्लीलताओं के साथ जनता को कहीं और बहा के लेके चला जाता है। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, वो लगातार जनता जो है वो हवा की तरह बहती चली जा रही है, तो वो कहीं जाएगी कहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि साहित्यकार लिखना छोड़ दे, पत्रकार पूछना छोड़ दे और फिल्मकार फिल्म बनाना छोड़ दे, क्योंकि जनता सिर्फ राजनीतिक, एक ही तरह के राजनीतिक फैसले की तरफ जा रही है। वो पहले भी जाती रही है, आगे भी जाती रहेगी। अभी ये दौर कुछ दूसरा है, उसमें बहुत सारे संस्थाओं की भूमिका है, हम लोग सब देख ही रहे हैं अपने आसपास में। पर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। अगर लोग अपना काम ना करते तो कोई गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं होता तो गांधी 1917 में चंपारण नहीं गए होते। कोई पीर मोहम्मद मुनीस नहीं होते जो चंपारण से रिपोर्ट कर रहे थे। अगर वो नहीं करते तो गणेश शंकर विद्यार्थी को पता नहीं चलता कि चंपारण में क्या चल रहा था।
और वो उन छपी हुई खबरों को देखकर गांधी इरादा नहीं बनाते कि चंपारण चलना ही चाहिए। तो इसलिए हमारा अतीत यह कहता है कि हमें अपना काम करते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां से भविष्य की अगर बात करें तो रवीश, दिखता है कि कुछ चीजें बदल रही हैं, या आपके भीतर भी हताशा लगती है? जैसे मैं कहूं तो कई बार हताश होते हैं कि दीवार में सिर मारने जैसा है, आप कुछ भी कहते समझाते रहो। वो जैसे होता है ना, बिहार में कहावत है, पंचों की बात सिर माथे खूंटा यही गड़ेगा। बात तो सही कह रहे हैं सर, रोजगार, नौकरी, तेल, डीजल, पेट्रोल सब चीज है, लेकिन फिर भी लगता है ऐसा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। उम्मीद रखनी चाहिए, और वो उम्मीद का कोई अगर आप डेडलाइन दे देंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमने इतनी सघनता के साथ इस तरह से कभी बात भी तो मीडिया को लेकर नहीं होती थी ना। मीडिया जो दिखाता था लोग वही सच मान लेता था। अब ठीक है, उतना सारा गोदी मीडिया को करोड़ों लोग देखते हैं, ये बात तो सच है ही, लेकिन वो लोग भी कहीं जाके सीना तान के पब्लिक में नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं देखते हैं वो भी पब्लिक डिस्कोर्स में कहते हैं हम तो रवीश को देखते हैं। हाँ, नहीं, वो कहते होंगे, वो कहते होंगे, कहते हैं, तो उन्हें भी मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि क्यों गोदी मीडिया देखकर आप देश को शर्मिंदा कर रहे हैं? मत देखिए। इससे आसान किसी भी देश के लिए आप क्या कर सकते हैं? टीवी नहीं देखना है बस। नहीं, ये बात तो आप कई सालों से कह रहे हैं। इसमें तो ना कपड़े गंदे होंगे, ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना आप बीमार पड़ेंगे, रात को अच्छी नींद आएगी। बहुत लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया अजीत जी। मेरे कहने के बाद मुझे लगा था कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बहुत लोगों ने बंद कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो टीवी नहीं देखते हैं, अच्छे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं। शायद वही लोग हैं जो शाम के वक्त अब OTT प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं और वहां एक नया बिजनेस है। अब जो शाम है वो सिर्फ न्यूज की शाम नहीं है, न्यूज भी एक एलिमेंट है, लेकिन अब हर दर्शक की जो शाम है वो कई तरह की शाम है उस माध्यमों में ही। हालांकि मैं चाहता हूं कि उन माध्यमों से वो उनकी मात्रा कम हो, लोग थोड़ा टहलें, ज्यादा करें, बीमार कम पड़ें, लेकिन फिर भी इसलिए पता है कि अच्छे दर्शक कहीं और चले गए हैं। और कुछ दर्शक अब आपके YouTube पर आएंगे, आपके वीडियो देख रहे हैं। हाँ, मैं कर पाऊंगा तब तो, मतलब उतना अच्छा कर पाऊंगा तब तो। कि जैसे डर का जिक्र रवीश आपके भाषण में, आपके लेखन में, सेमिनार में, हर जगह बहुत हुआ है। वो डर का जिक्र करते हुए आप ट्रोल की बात करते हैं, जो आपको गालियां देते हैं उनकी बात करते हैं, उन चेतावनियों की बात करते हैं, धमकियों की बात करते हैं। किस बात का डर लगता है आपको? वो डर का स्केल क्या है? वो आया बहुत धीरे धीरे, जब ट्रोलिंग से शुरू हुआ, किसी भी बात को तोड़ फोड़। देखिए, हमेशा याद रखना चाहिए, बिल्कुल हमको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो सिंपल ट्रोल नहीं है। वो जो कहते हैं अंत में वही होता है वो। और उसी ट्रोलिंग की वजह से, उसी नेचर के अभियान की वजह से कई लोगों की सड़कों पे जान गई है, भले हमारी आपकी ना गई हो। तो वो धीरे धीरे आया, एक तरह से माहौल में जहर फैलाया गया। वो अपने आसपास जहां आप गुजर रहे हैं, जहां कहीं जा रहे हैं, वहां लोग भी उसी तरह से बिहेव करने लगे, करते भी हैं उस तरह से आके। तो वो एक डर घुसता है। फिर लोग आपको बताना शुरू कर देते हैं कि ये लाइन मत लिखो, ये मत बोलो, केस हो जाएगा, ये मत करो नहीं तो वो ट्रोल कर देंगे, ये मत करो नहीं तो नोटिस आ जाएगा, फिर बैन कर देंगे, तरह तरह। तो बहुत तरह के डर, मतलब एक पहले होता था कि हमको ये स्टोरी करेंगे तो एडिटर को 10 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब लगता है कि एडिटर्स भी तो वही हो गया, ट्रोल हो गया है। तो वो अब सारा सवाल बाहर वाले जो ट्रोल हैं उनको जवाब देना पड़ रहा है। तो वो एक हाईजेक तो हो ही गया है। वो डर बहुत वाजिब है। वो सिर्फ डर मेरा डर नहीं है, वो डर आपके भीतर का डर महसूस करके आ गया, लोगों के भीतर का डर महसूस करके आ गया, समुदाय के भीतर का डर महसूस करके आ गया, बहुत सारे जेन्युइन लोगों के भीतर का डर महसूस करके आ गया। तो सबका डर मेरा डर भी बनता चला गया धीरे 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 करके। और जिस तरह का आघात था वो साधारण तो नहीं था किसी पर भी। आघात मतलब? आघात, मानसिक आघात, शारीरिक आघात भी। बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो मैं बताना नहीं चाहता।
तो वो सारी चीजें भी हो रही थी बहुत वास्तविकता में भी। कुछ आपने कहीं जिक्र किया था, कहीं धक्का मुक्की या ऐसा? हाँ, बहुत तरह के हमले और इस तरह की चीजें। तो कोई वीडियो तो बनता ही रहता है, वो सारी चीजें, फोन पे गालियां, और दूसरों के बारे में तो पढ़ रहे थे ना कि दूसरों के बारे में ऐसा कर दिया, किसी और रिपोर्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि फील्ड में उसके साथ हुआ है। तो एक जगह तो हम घिर ही गए थे, पता नहीं वहां से वापस लौट पाते कि नहीं लौट पाते, लेकिन निकल आए खैर किसी तरीके से। तो वो धीरे धीरे चीजें बन जाती हैं। चलिए ठीक। हाँ, तो सब चलता रहा ये सब। तो मुझे लगा कि बहुत लोग जो हैं वो डर से बोल नहीं रहे हैं। तो मुझे लगा कि फिर कहना चाहिए कि भाई इस डर से लड़ो, बोलो इस डर से। ऑपोजिशन के लोग डर से नहीं बोलते थे, उनके भीतर भी डर फैल गया था। जबकि कितनी ही बार लोकप्रिय नेता इस देश में पैदा हुए, कितने ही लोकप्रिय नेता शानदार मेजॉरिटी लेकर आए और पूरा हंगामा मचा दिया, और लेकिन कोई इस तरह से घबराया नहीं कि कोई उनके आने से कोई जान चली जाएगी या हम अब लिख बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो 14 के बाद ही हुआ ना। 14 के बाद ये भी हुआ कि जैसे स्वभाव से आप ऐसे भी शायद थोड़े एकाकी रहने वाले आदमी, आपने कई बार कहा आप हाँ, अकेले में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा पार्टीबाजी या बहुत ज्यादा इधर उधर। मैंने अभी व्हाट्सएप स्टेटस डाला है कि शादी ब्याह जन्मदिन सभा सेमिनार में ना बुलाएं। ना बुलाएं। तो आप इन सब से थोड़ी दूरी पहले भी बनाते रहे, लेकिन ये भी बदलाव हुआ होगा कि एक होता है चुना हुआ एकाकीपन, कि हमने इस एकाकीपन को चुना, एक होता है थोपा हुआ एकाकीपन, कि ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपके आसपास के परिवेश के लोग दूसरे नजरिए से आपको देखने लगे और एलियन की तरह या आपको अलग मानने लगे, क्योंकि आप उनकी तरह से नहीं सोच रहे हो जैसे वो सोच रहे हैं, जिनकी सोच में कुछ नफरत है, कुछ कट्टरपंथ है, कुछ कहीं मोदी भक्ति है या अलग अलग आयाम है। उसने भी आपको और एकाकीपन किया और कहीं हताश किया? दोनों ही बातें हैं, दोनों का ही रोल है। एक तो मैं स्वभाव से भी था और कुछ थोपा हुआ भी है कि हर जगह हर समय नहीं जा सकते हैं। जाने से पहले सोचना तो पड़ता ही है कि किस तरह के लोगों से मुलाकात होगी, क्या वो हरकत करेगा। तो और ये बातें स्वाभाविक रूप से भी आती हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो बहुत तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस होते होते अंत में कि छोड़ो हटाओ, फिर किताब उठाओ पढ़ो। फिर मैं जैसे कहना ये चाह रहा था कि जैसे क्या हुआ, चूंकि आपने कहा ये सब 2014 के बाद हुआ, कि बहुत सारे लोग जो आपके व्हाट्सएप पर, परिवार के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, रिश्तेदार, जो आपको आप पर गर्व करते होंगे और आपके साथ लगातार। रिश्तेदारों से तो मेरा कभी उतना नज़दीकी संबंध रहा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम दिल्ली आ गया तो फिर ये सब टूट गया फिर बीच में वो। तो लेकिन परिवार के लोग तो मोटा मोटी साथ ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे तो काफी सपोर्ट मिला मुझे फैमिली के लोगों से। जैसे बहुत के परिवारों में हुआ, एक्सटेंडेड फैमिली में, खासतौर से माँ बाप भाई बहन में नहीं होता है कि लोगों में ऐसी मोर्चेबंदी और लामबंदी हो गई सोच के स्तर पर, विचार के स्तर पर, दूरी बन। एक्सटेंडेड फैमिली में भी हुआ हमारे यहाँ, लेकिन जो कोर फैमिली ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं हुआ। सब एक तरह के लोग अभी भी कायम है। हाँ, मतलब उस तरह से वो लोग काफी, मुझे मालूम नहीं वो किसको वोट देते हैं, लेकिन वो मेरे लिए थोड़े चिंतित तो रहते ही हैं और साथ भी देते हैं वो लोग। एक आरोप रवीश, बहुत सारे लोग जो आपके आलोचक हैं वो भी लगाते हैं, मैं जब 2 दिन से थोड़ा ट्विटर क्या गूगल पर देख रहा था, कि डर को आप बहुत ज्यादा चिन्हित करते हो, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो भी गया था ना, और अतिरंजित कर देते हो डर को। नहीं, अतिरंजित नहीं है, कम बताता हूँ, तभी तो आपको घटनाएं नहीं बताई मैंने, तभी तो जगह नहीं बताया आपको, जगह का नाम नहीं बताया, कम करके बताता हूं। लेकिन वो डर, जिस डर की बात करता हूं, वो इंडिविजुअल कम है। एक डेमोक्रेसी के भीतर एक डर तो आ ही गया था, वो टूटा है थोड़ा, लोग अब बोलते हैं कम से कम। वो डर सत्ता पोषित डर है, उसी का डर है। तो ये वो लोग हैं जो खुद नहीं बोलते हैं डर से, लेकिन वो डर को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, डर नहीं है। तो अगर आपको डर नहीं है तो आप वॉशिंगटन पोस्ट वाली स्टोरी शेयर कीजिए ना, स्टैन स्वामी वाली स्टोरी शेयर कीजिए। मेरे कहे हुए डर की बात को गलत साबित करने से अच्छा है
कि आप स्टैन स्वामी की रिपोर्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट में आई है नेहा मसीह की, आप उसको शेयर कर दीजिए। तो आप उतना तो कर लीजिए कम से कम। या वो सवाल उठाकर देखिए, हाँ, जो बहुत वो आप जरूरी है, पूछ जो लीजिए कहीं फिर ऐसा- आप, फिर मैं भी देखूंगा कि अच्छा इतना डर नहीं है। मैं देखूं कौन करता है जरा सा। तो ये पहले तो यही होता था ना कि एक कोई बड़ी खबर आती थी, हम आप सब कहते थे कि यार वहां एक्सप्रेस की स्टोरी देखो, या हिंदुस्तान की स्टोरी देखो, या उसकी स्टोरी देखो, पत्रिका की देखो, या फिर वार्ता भारती की स्टोरी देखो, लोकमत की स्टोरी देखो, इतनी बड़ी है, उसका फॉलो अप करो। अब तो ऐसी बड़ी खबरें आती हैं, सब छोड़ के भाग जाते हैं, ये क्या है? 2010, 11, 12, 13, 14 अगर देखोगे आप, हाँ, तो उस दौर में यूपीए 2 के खिलाफ कोई भी स्टोरी, जो लोग ये पोस्ट लिख रहे हैं कि डर को अतिरंजित किया, उन्हीं के पोस्ट पे जाके आप चेक कर लीजिए कि वो सरकार से संबंधित जो क्वेश्चन करने वाली खबरें कितना शेयर कर। चूंकि आप डर का जिक्र बार बार करते हो, और कई बार आप ब्लॉग में, वेबसाइट पर, अपने टीवी शोज में, व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस का जिक्र करते हो, कई बार आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें गालियां भी थी, जिसमें आलोचना से कई कदम आगे जाकर धमकियां भी थी, तो उनका सिलसिला व्हाट्सएप पर एनडीटीवी से विदाई के बाद थमा है, कम हुआ है, कहीं खुशी है, नहीं कहीं आया। गम है? एक दो लोगों की गालियां आई थी, पर मुझे तो कई हजार मैसेज आए, और मैं उस पर देख रहा था, कई लोगों ने लिखा कि मैं मोदी का समर्थक हूं और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। कई लोगों ने लिखा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पर मुझे आज आपके लिए बहुत दुख हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे मैसेज आए हैं अजीत जी, चाहने वालों के लिए भी आए हैं, जो मोदी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उन लोगों ने भी लिखा है कि हम आपको मिस करेंगे और ये आपके साथ नहीं होना चाहिए था। तो वो कह नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात सच है। आप उनसे कभी निजी बातचीत में पूछ सकते हैं, वो बता देंगे, वो कह देंगे कि हाँ गलत हुआ है। तो ये तो कामयाबी है ना, कि इतने 20, 25, 27 सालों का हासिल है कि इतने लोग चाहने वाले हैं। तो कभी जब अकेले होते होगे रवीश, तो अपने पर थोड़ा गर्व भी होता होगा कि हाँ मैंने ये पा लिया। ये नहीं होता है सच में, मतलब नहीं, कभी तो होता होगा कि मैंने ये पा लिया। मतलब हम क्या बताएं आपको, देखिए रमन मैक्स से मिला, तो मैं आया और काम करने लग गया, तो मैंने उसकी कोई पार्टी भी नहीं दी। और वो फिलीपींस में बहुत सारे तोहफे मिले थे हमें वहां पे, तो वो बैग अभी तक खुला नहीं है, वो बैग बंद ही रह गया, क्योंकि वो हम काम करने लगे प्राइम टाइम में और उसकी दूसरी जिंदगी नहीं, तो वो वैसे के वैसा रखा हुआ है। तो और वो अवार्ड माँ भी देखी तो 1 साल के बाद देखी वो, मतलब ऐसा भी नहीं कि कहीं घर में सामने रखा हुआ है या ये है इस तरह से। तो किसी इन सब चीजों का कभी जश्न मनाया नहीं, मतलब तो ये मैं चाहता हूं, आपको शक होगा पर मैं चाहता हूं कि मान लीजिए नहीं, शक नहीं होगा, गर्व और टाइप सारा नहीं होता है। नहीं, मैं गर्व नहीं, हाँ। गर्व हो सकता है, उस शब्द को आप बदल सकते हो, लेकिन कई बार आदमी को फील हो सकता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, कितने लोग प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो मैं एकदम आगे बढ़ के समेट लेता हूँ। ये बहुत दुर्लभ चीज है किसी से प्यार मिलना, और कोई मिलता है तो मैं एकदम गले लगा लेता हूँ। मैं खुशी खुशी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कलम, घड़ियाँ बहुत सारी दी, मतलब मेरे दर्शकों ने मुझे सब चीज़ दिया, मैं इतना बता सकता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो रवीश कुमार को कि मैं उन्हीं के बारे में सोचता, ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ कुछ, ये मैं सोचता रहता हूँ। अचानक उनसे कॉन्वर्सेशन में चला जाता हूँ और कुछ लाइनें ऐसा लगा मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ प्राइम टाइम के बारे में और उनसे लिख रहा हूँ, और हमारे दर्शक फिर सर हिला रहे हैं कि हाँ इस तरह से बात है, नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। हाँ, तो यही पंक्तियाँ सोचना, उसको इमेजिन करना, उसका इन्हीं सब में मैं खो जाता हूँ। मतलब तो ये बताओ रवीश, देखो प्रशंसक मैं भी तुम्हारा हूँ, और कई बार होता है कि आप किसी और संस्थान में होते हैं, लेकिन रश्क उससे करते हैं जो आपसे बेहतर कहीं और कर रहा होता है।
और मैंने बहुत करीब से रवीश कुमार के ग्रोथ को देखा है, दूर रहकर, बाहर रहकर। रवीश को कई तरह से लोग आकलन या परिभाषित कर सकते हैं, आपके लेखों की वजह से। एक अच्छे ब्लॉगर, जो आपने कस्बा लिखा, आपकी किताब, आपकी लेखनी, प्राइम टाइम, सामाजिक सरोकारों के प्रति कंसर्न, नागरिक अधिकारों के प्रति कंसर्न, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति कंसर्न, संविधान के दायरे में रहकर नागरिक चेतना को जगाने वाले या जगाए रखने वाले एक पत्रकार के तौर पर बहुत तरह से आपको परिभाषित किया जाता है और करते हैं आपके चाहने वाले, आपके प्रशंसक, आपको अवार्ड देने वाले। रवीश कुमार खुद को कैसे डिफाइन करता है? एक अच्छा लिखने वाला। अगर मैं चाहूँ तो अपने आप को मैं अपने आप को अपने वाक्यों में देखना चाहता हूँ कि वो वहाँ है कि नहीं, जो उसने लिखा है उसमें वो है कि नहीं है। तो मैं अपने लिखे में होना चाहता हूँ, यही मैं हूँ। और बाकी जो जीवन की असुरक्षाएं हैं, चिंताएं हैं, बेचैनियां हैं वो अपनी जगह पे रहती हैं। उस रवीश को कुछ अच्छे दोस्त हैं जो दिन रात देखते हैं, और इस देश में भी हैं, इस देश से बाहर भी हैं, जो बहुत संभालते हैं। और फिर वो इसी तरह की कोई किताब बढ़ा देते हैं, कोई कहानियाँ बढ़ा देते हैं, तो मेरा दिन इसमें गुजर जाता है। लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा चाहता हूँ कि जो वक्त मैंने परिवार को नहीं दिया, वो अब मैं उस असंतुलन को दूर करूं, थोड़ा घर के काम भी करूं और उस घर में थोड़ा सा शामिल होना सीखूं। क्योंकि तालाबंदी के बाद जब हम घर में रहने लगे, तब पता चला कि हम इस घर में कितना नहीं रहते थे। उस दिन से एहसास ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन तब भी प्राइम टाइम के कारण अब वक्त नहीं मिला। तो मैं ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ फैमिली के लिए मैं वक्त रखूँ, थोड़ा धीरे चलूँ और थोड़ा सोचूं, थोड़ा लिखूं, और लोगों को ये महसूस करने दूं कि अब रवीश नहीं है प्राइम टाइम में, और उनकी आदतों का जो हिस्सा है वो भी उस आदत से दूर जाएं, मुझसे दूर जाएं। इसलिए आप देखेंगे कि अगर मैं लोकप्रियतावादी होता तो 3 मिलियन पे मैं 4 और वीडियो बनाता, पर आपने देखा कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। कई लोगों ने कहा कि ये पीक चला जाएगा, तुम्हारा मोमेंट है ना, लेकिन मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा कि जो जा रहा है उसको मैं रोक नहीं सकता, जाने दो। जो आ रहा है उससे भी मैं नहीं रोक सकता, तो आने दो, मैं गले लगा लूँगा। ये जीवन है, इसको आते जाते के बीच में हमें देखना चाहिए। और ज़रूर हम गुस्से में कई बार तन के बोल देते हैं, वो मैं भी बोल देता हूँ, इसी इंटरव्यू में कई बार बोला होगा, लेकिन याद दिलाते रहना चाहिए कि थोड़ा विनम्र होके, थोड़ा झुक के चलो, सीना तान के चलो, लेकिन इतना भी मत तानो कि कुर्ता फट जाए और वो सारा झूठ निकले कि इतना इंच का सीना है और इतना इंच का सीना है। तो नॉर्मल आदमी की तरह रहना सीखना बहुत ज़रूरी है, कि बहुत ज़्यादा माध्यमों का हस्तक्षेप हमारे जीवन में हो गया है। तो ये सब अगर हम कर पाएँ तो लगेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, कर पाए। अगर नहीं तो आजीविका चलाने के लिए मुझे मालूम नहीं कैसे दिन देखने पड़ेंगे। अगर दिन रात काम करना पड़ा तो करेंगे, फिर क्या करें, दुनिया करती है, हम भी करेंगे। हर आदमी अपने भविष्य को लेकर कुछ खाका, कुछ तयशुदा ढंग से, कुछ अचानक, कुछ भविष्य को लेकर कुछ तस्वीर सोचता है। ये एक्सटेंडेड उसी का सवाल है, थोड़ा कुछ और निकले। रवीश कुमार अपने को कैसे याद किया जाना चाहते हैं, कि मुझे कैसे याद किया जाए? बहुत मुश्किल है। अगर आपने पूछ ही लिया है तो इस सवाल का कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जो मैंने मेहनत की है, लोग उसके भीतर झांक कर देखें। जो बाहर जो आलोचनाएं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो एक एक एपिसोड निकाल कर देखें, फिर उसकी बात करें, फिर वो देखें कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है। उतना कोई करेगा नहीं, इतना किसी के पास धीरज है नहीं। तो ठीक है, कोई किसी मेरे व्यवहार को लेकर खिन्नता जाहिर करेगा, कोई किसी मेरे कुछ लिखे हुए यहाँ वहाँ या अधूरेपन को लेकर खिन्नता जाहिर करेगा, तो चलता रहेगा। पर बहुत मुश्किल है मुझे याद करना। मुझे याद करने के लिए, अगर आप ठीक से याद करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो कोई करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे भूल ही जाएं। वो ठीक है।
रवीश कुमार को आखिरी बार बहुत खुशी कब मिली? वो सब पारिवारिक हैं, प्रोफेशनल भी हैं। जैसे ये फिल्म ही रिलीज हुई, हमें समझ में नहीं आया कि मैं बहुत खुश हूँ कि क्या हूँ। बहुत उदास हो गया, फिर बहुत चुप भी हो गया, बोला भी कुछ नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर से मेरा रिश्ता दूसरा है। तो अगर ये सब माइलस्टोन है, अगर माना जाए कि ये बहुत खुशी के लम्हे हैं, खुशी के लम्हे तो हैं, लेकिन कोई वैसे बहुत खुशी वाले मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले बहुत सारे ऐसे दिन आते रहे हैं, बहुत मुश्किल है। चलो ऐसा कोई अब आखिरी दिन आया सवाल नहीं। करते हैं, बड़ा दुख कब हुआ जो लगे कि बहुत शॉकिंग हो गया मेरे लिए? ऐसे तो बहुत हैं अजीत जी, बहुत पर्सनल नहीं होना चाहता। ये एनडीटीवी से जाना भी है? हाँ है। देखिए मेरा जीवन गुजरा है यहाँ। मैं चिट्ठी छांटता था, यहाँ ग्रुप एडिटर बना। जब मेल आया तो, और ऐसा नहीं कि कोई मैं जाए कोई हड़काने वाला ग्रुप एडिटर, मैं किसी को बताया भी नहीं कि मैं ग्रुप एडिटर हूँ। मैंने घर में भी नहीं बताया कि ऐसा कोई मेल आया है। तो ये भी नहीं कि कोई मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ या कोई मुझे बुलाकर सेलिब्रेट कर रहा है। तो जिस दिन वो मेल आया तो मुझे लगा मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ये क्यों आया, किसने भेजा है? मैं इनबॉक्स बंद करके सो गया मैं कि इसकी अब मुझे क्या ज़रूरत है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे प्रोफाइल बायो में ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं, मैं भी पहली बार जाना पता समूह चलेगा ना। संपादक। मैं जानता था मैनेजिंग एडिटर हो आप। हाँ। आप ही की उससे मुंह से सुना जब वीडियो में, तो मैं भी लगा कि अच्छा ये कब हुआ। तो वो मेल देखा था मैंने। मैं तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई बुलाया कि चलिए आइए मीटिंग करते हैं हम चैनल का ये डिज़ाइन, क्योंकि मैं समझ गया था कि बाकी सहयोगी अपनी नियति के रास्ते चल रहे हैं, मैं अलग रास्ते चल रहा हूँ, तो मैं अलग ही चलूँगा। रवीश, आपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ हासिल मतलब दर्शकों का प्यार, लाखों लोगों का इस तरह से आप पर भरोसा, इन 27 साल के सफर में, खास करके बीते 20 सालों में। लेकिन यहां से जब अपने माजी में झांकते हो, अतीत में, तो कभी लगता है जिंदगी से कुछ शिकायत भी है? हाँ, मतलब इतना पॉपुलर नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरा सुख, मेरे होने का जो सुख था कि दोपहर में जब घर में लोग सो जाते थे तो मैं गाड़ी लेकर किसी भी मोहल्ले में चला जाता था और किसी चाय की दुकान पे बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करता था, देखता रहता था। तो जब से लोग मुझे देखने लगे वो देखना बंद हो गया। तो मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ी कीमत मैंने चुका दी। उससे मेरे अंदर हर दिन कुछ नया आता था, कुछ नया लिखना, बोलना, नए शब्द आते थे, बहुत मज़ा आता था। उसका सुख बहुत अलग है। मतलब एक तस्वीर ही लगाता था, लगता था कि वो मैं अकेले कहीं गया हूँ, शाहदरा में भटक रहा हूँ, और ऐसे ही गाड़ी लगा के किसी मोहल्ले की तरफ देख के मैं पैदल चलता रहता था, देखता रहता था। तो वो सब चीज़ें तो अब नहीं कर सकते हैं। शायद कुछ दिनों में जब लोग मुझे भूल जाएंगे तो मैं फिर से कर सकता हूँ। और लेकिन मेरा मन बहुत करता है कि कहीं जाएं और देर तक बैठे रहें, लोगों से ट्रेन में चलते रहें और मैं लोगों की कहानियां सुनूं और उनकी कहानियां लिख दूं और उनको पता ना चले कि मेरे बगल में कोई रवीश कुमार लेटा हुआ था और या सफ़र कर रहा था। लोग मुझसे बहुत खुल के बात करते हैं, ये तो है। देखते ही पूरा घर का सारा सामान खोल देते हैं कि लीजिए ये देखिए। बहुत अच्छा लगता है कि कितना ट्रस्ट है लोगों का मेरे ऊपर। वो सब कुछ दिखाते हैं, अपना बैंक बैलेंस बताने लग जाएंगे, कभी कुछ बताने लग जाएंगे, फिर घर के झगड़े बताने लग जाते हैं। बड़ा अलग तरीके का संबंध बना दर्शकों के साथ। इसलिए मैंने वो वीडियो उन दर्शकों के लिए बनाया कि मैं आपकी वजह से, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, कोई विनम्रता में प्रकट किया गया आभार नहीं था। ये उस प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों ने बनाया है और मैं ये क्रेडिट मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये केवल और केवल दर्शकों का है। बाकी दूसरी सारी चीजें उसमें सहायक हैं। मुख्य भूमिका मेरे दर्शकों की है मुझे बनाने में। और ये विनम्रता की बात नहीं है। वो अगर नहीं होते तो मेरे जैसे लोगों को से छुटकारा पाना बहुत आसान हो जाता।
वो हैं, इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए हजारों करोड़ की डील करनी पड़ती है। दर्शक हैं इसलिए। हाँ, इसलिए मुझे बनाया उन्होंने, मुझे टिका कर रखा उन्होंने। आखिरी सवाल, अपनी जिंदगी में जो जिंदगी जी चुके आप या जो बीत चुकी, उसमें से कुछ चीज बदलने का स्कोप खुदा आपके पास, काल्पनिक सवाल है, हाँ, तो क्या आप बदल देते? मैं कुछ बदलता अपनी निजी जिंदगी में। मैं थोड़ा काम और जीवन का बेहतर संयोजन करता, थोड़ा खाना बनाना सीखता, बच्चों को बनाकर खिलाता, पत्नी के काम में मैं मदद करता, जो मैं नहीं कर सका, जिसकी वजह से उन पर ज़्यादा बोझ आया। ये सब अच्छी बातें नहीं हैं। ये इस तरह का बहीखाता किसी की ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। पर अब मैं उसकी भरपाई करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि अभी भी मेरे पास वक्त है, हालांकि बहुत बड़ा वक्त जा चुका है, पर अगर हम कर पाएँ तो मुझे बहुत संतोष होगा। और अगर मैं यही अपने अतीत की ज़िंदगी में थोड़ा बदलना चाहता हूँ कि काश मेरे पास कुछ वक्त है, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, उनको बनाकर खिला रहा हूँ। जिससे आप लोगों को बनाते देखता हूँ तो मुझे बहुत रश्क होता है कि काश मुझे ये आता। लेकिन जब तक मैं ये सब सीखता तब तक मेरी भूमिका कहीं और लिख दी गई थी और मैं वो निभाने चला गया। तो मैं वो लौट कर फिर वो जीना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो। इसलिए मैं पेंशन की बात कर रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लंबी लगा आपसे बात हमने। करके जी। अच्छा। और मैंने कोशिश की कि अलग अलग पहलुओं पर भी बात करें। बहुत सारे व्यक्तिगत सवालों से रवीश बचते हैं और मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन फिलहाल बिना किसी क्लोजिंग रिमार्क के दर्शकों पर छोड़ता हूं। आप देखिए, समझिए उस शख्स को जिसको आप 20 सालों से सराहते और प्यार करते रहे। और इन्होंने तो नहीं कहा, इनकी मोडेस्टी है, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ जो मैंने पहले कहा कि इस वीडियो को देखते वक्त रवीश कुमार ऑफिशियल के नाम से जो इनका यूट्यूब है उसको सब्सक्राइब कीजिए। पेज आपने फेसबुक का नया बनाया रवीश? नहीं, वही है, रवीश का पेज है। पहले से पेज है रवीश का पेज? हाँ, रवीश का पेज इनका फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करें, लाइक करें। और अब चूंकि एनडीटीवी में नहीं है, प्राइम टाइम का डेड एंड है, तो यहाँ से एक नए रवीश को शायद हम देख पाएंगे। अभी तो हमने दो संदेश देखा है, तो देख ही पाएंगे। तो अभी बहुत वक्त है। फिलहाल आप सबको नमस्कार। आप भी इस इंटरव्यू को देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं अजीत जी के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लिखिए। आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा है कि ये एक वक्त है कि आप सब आगे आएँ। और जिस तरह से पैसा, ताकत, सब कुछ न्यूज़ चैनलों के साथ खड़ा हुआ है और वो एक हथियार बना है आपकी आवाज़ को दबाने का, आप उसके विरोध में खड़े हों। बहुत आसान तरीका है, गोदी मीडिया देखना छोड़ दीजिए, यूट्यूब चैनल देखिए। शुक्रिया, नमस्कार।